यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर है, 2025 के लिए महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। और ये मॉडल पेपर कई सारे पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस करके बनाया गया है। अगर आपने पूरा मॉडल पेपर देखा तो बच्चों आपको 95 प्लस मार्क्स स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। आपको पता है कि समय आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं एग्जाम के लिए, जिसमें 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। 15 मिनट में आप पूरा प्रश्न पत्र पढ़ लेंगे जल्दी से और टिक कर लेंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस का आंसर देना है। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश है जो आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम में, और प्रश्न संख्या 11 से 18 में अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 19 से 24 में लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 150 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 25 से 27 में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित है। ये इसका सामान्य निर्देश है। इस प्रकार अपने उत्तरों को लिखना है। यहाँ पे हर प्रश्न के उत्तर की शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रश्न का उत्तर हमें देना है। तो बच्चों आइए आते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपका 1 से 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है एक एक नंबर के। पहला प्रश्न यहाँ पे है, क्या है बच्चों? राष्ट्रों का धन, वेल्थ ऑफ नेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? ये सारे एमसीक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबका आंसर आपको याद करके जाना एग्जाम में। राष्ट्रों का धन यानी वेल्थ ऑफ नेशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? तो बच्चों क्या एडम स्मिथ ने लिखी है, मार्शल रॉबिस ने लिखी है, मेहता ने लिखी है, मार्शल ने लिखी है, रॉबिस ने लिखी है या मेहता ने? तो आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रों का धन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? एडम स्मिथ ने लिखी है। इसका का ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। उदासीनता, अगला प्रश्न दूसरा है, उदासीनता वक्र विश्लेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्या मार्शल ने किया, क्या पीगू ने किया, क्या रॉबिस ने किया, हिक्स ने किया? तो आपको यह ध्यान में रखना है कि उदासीनता वक्र विश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था बच्चों? हिक्स ने दिया है। ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या तीसरा यहाँ, कुल आयाम रेवेन्यू और कुल लागत कॉस्ट के बीच का अंतर दिखाता है। यानी कुल आयाम और कुल लागत के बीच का अंतर क्या दिखाता है? क्या लाभ दिखाता है, हानि दिखाता है, लाभ या हानि, कर की मात्रा? ऑप्शन नंबर का सही हो जाएगा, लाभ दिखाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न चौथा है, उत्पादन के किस साधन को प्रकृति का निःशुल्क उपहार कहा जाता है? क्या पूंजी को कहा जाता है, श्रम को कहा जाता है, भूमि को कहा जाता है या संगठन को? तो उत्पादन के किस साधन को प्रकृति का निःशुल्क उपहार किसको कहा जाता है? भूमि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है बच्चों, एक बाजार की मुख्य शक्तियां क्या होती हैं? एक बाजार की मुख्य शक्तियां क्या होती हैं? क्रेता तथा विक्रेता। क्रेटा नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेता तथा विक्रेता, मांग एवं पूर्ति, वस्तुओं की कीमतें, उपभोग तथा बचत। तो एक बाजार की मुख्य शक्तियां क्या होती हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? मांग एवं पूर्ति। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। परिवार की आय किस चर का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। परिवार की आय किस चर का उदाहरण है? स्टॉक का, प्रवाह का, स्टॉक तथा प्रवाह दोनों का, ना ही स्टॉक का और ना ही प्रवाह का। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रवाह का। बिल्कुल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रवाह का। परिवार की आय किस चर का उदाहरण है? प्रवाह का। राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां कौन सी हैं? राष्ट्रीय आय गणना की 3 विधियां कौन सी हैं? उत्पादन व्यय तथा आय विधि, भुगतान अवशेष आय तथा उपभोग विधि, बचत विनियोग तथा आय विधि, व्यय ह्रास तथा उत्पादन विधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्पादन व्यय तथा आय विधि। आठवां प्रश्न है बच्चों, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, शक्तिकांत दास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शक्तिकांत दास। प्रभावी मांग का विचार किसने दिया था? कीन्स ने, जेबी सेन ने, मार्शल ने, पीगू ने? तो बिल्कुल प्रभावी मांग का विचार किसने दिया? याद रखेंगे कीन्स ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वर्तमान में भारत में वित्त मंत्री कौन है? वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? तो इस प्रश्न का सभी को उत्तर पता है, निर्मला सीतारमण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निर्मला सीतारमण।
आएंगे अतुलग्य उत्तरीय प्रश्न पे। आपको पता है अतुलग्य उत्तरीय प्रश्न 50 शब्दों में इसका उत्तर देना है हमें, और प्रत्येक प्रश्न 3 मार्क्स का यहाँ पे है। ठीक है, पहला प्रश्न है मांग को परिभाषित कीजिए। मांग क्या है? तो मांग किसी वस्तु या सेवा की वह मात्रा है जिसे उपभोक्ता किसी निश्चित समय अवधि में विभिन्न मूल्यों पर क्रय करने के लिए इच्छुक एवं सक्षम होता है। यह आय पसंद नापसंद, जनसंख्या, प्रतिस्थापन, वस्तुओं के मूल्य आदि कारकों पर निर्भर करती है और आर्थिक सिद्धांतों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये 50 शब्दों में उत्तर हुआ। इस प्रकार आपको यहाँ 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर बच्चों यहाँ पे 12वां प्रश्न है सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? सीमांत प्रतिस्थापन दर क्या होती है? ये भी 3 मार्क्स का है। सीमांत प्रतिस्थापन दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS क्या होता है? उपभोक्ता द्वारा एक वस्तु का त्याग कर दूसरी वस्तु प्राप्त करने की दर को दर्शाती है जिसे उसकी संतुष्टि स्तर समान बना रहता है। यह वस्तुओं की उपयोगिता और उपभोक्ता की प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है और इंद्रवर्क इंडिफरेंस कर्व की प्रवणता को मापती है। फिर बच्चों अगला प्रश्न है एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कब स्थापित होता है? एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कब स्थापित होता है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन तब स्थापित होता है जब मांग और आपूर्ति बराबर होती है, जिससे बाजार में संतुलन मूल्य और संतुलन मात्रा निर्धारित होती है। इस स्थिति में कोई अतिरिक्त मांग या अतिरिक्त आपूर्ति नहीं होती है और सभी विक्रेता और क्रेता दिए गए मूल्य पर संतुष्ट होते हैं। 14वां प्रश्न है बच्चों अवसर लागत का अर्थ लिखिए। अवसर लागत का अर्थ लिखिए। अवसर लागत उस सर्वोत्तम त्यागी गई वैकल्पिक उपयोग का मूल्य है जो किसी संसाधन के चयन के कारण छोड़ दी जाती है। यह सीमित संसाधनों के कुशल उपयोग को दर्शाती है और निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि प्रत्येक विकल्प के साथ एक अन्य अवसर का त्याग जुड़ा होता है। 15वां प्रश्न है बच्चों राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय किसी देश में एक निश्चित अवधि, आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य का प्रतिनिधित्व करती है। यह देश की आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है और इसे विभिन्न विधियों जैसे उत्पादन, आय और व्यय विधि से मापा जाता है। 16वां प्रश्न है बच्चों वस्तु विनिमय प्रणाली के कोई 2 दोष लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार रिपीट हुआ है। वस्तु विनिमय प्रणाली के 2 प्रमुख दोष हैं। दोहरा संयोग की आवश्यकता, इसमें लेन देन तभी संभव होता है जब दोनों पक्षों की आवश्यकताएं एक दूसरे से मेल खाती हों, जो कठिन होता है। मूल्य मापन की कठिनाई, विभिन्न वस्तुओं के मूल्य को एक समान इकाई में व्यक्त करना मुश्किल होता है, जिससे व्यापार जटिल हो जाता है। फिर 17वां प्रश्न है बच्चों सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम MPCI में हुई वृद्धि का वह अनुपात है जिसे उपभोक्ता द्वारा उपभोग पर खर्च किया जाता है। इसे डेल्टा C बाई डेल्टा वाई से दर्शाया जाता है, जहाँ डेल्टा C क्या है? उपभोग में परिवर्तन, और डेल्टा वाई आय में परिवर्तन है। यह उपभोक्ताओं की खर्च प्रवृत्ति को दर्शाता है। अगला प्रश्न है 18वां बच्चों उच्च शक्तिशाली मुद्रा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उच्च शक्तिशाली मुद्रा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उच्च शक्तिशाली मुद्रा हाई पावर्ड मनी में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी की गई मुद्रा, वाणिज्यिक बैंकों के पास रखे गए आरक्षित धन और सार्वजनिक धारित नकदी शामिल होती है। इसे मौद्रिक आधार भी कहा जाता है क्योंकि यह बैंकिंग प्रणाली में धन सृजन की क्षमता को प्रभावित करती है और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है। फिर बच्चों यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया जिसमें आपको 150 शब्दों में उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न जो है 6 मार्क्स का है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे आता है उपभोग वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपभोग वस्तुओं तथा पूंजीगत वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपभोग वस्तुएं क्या होती हैं? उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उपभोक्ताओं द्वारा अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं और संतोष के लिए खरीदी जाती हैं, जैसे भोजन, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि। इनका उपयोग सीधा किया जाता है और ये उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होती हैं। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं होती हैं जो अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहायता करती हैं, जैसे मशीनें, औजार, फैक्ट्रियां और कच्चा माल। इनका उपभोग सीधे नहीं किया जाता बल्कि ये उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती हैं। मुख्य अंतर यह है कि उपभोग वस्तुएं अंतिम उपयोग के लिए होती हैं जबकि पूंजीगत वस्तुएं उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा होती हैं। फिर बच्चों अगला प्रश्न है 20वां है मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारकों को लिखिए। मांग की लोच को निर्धारित करने वाले कारकों को लिखिए। तो मांग की लोच किसी वस्तु की कीमत में
बदलाव के प्रति उपभोक्ताओं की संवेदनशीलता को दर्शाती है। इसे प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। वस्तु का स्वभाव। आवश्यक वस्तुओं जैसे खाद्यान्न की मांग कम लोचदार होती है, जबकि विलासिता की वस्तुएं जैसे कार गहने की मांग अधिक लोचदार होती हैं। स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धता। यदि किसी वस्तु के अच्छे प्रतिस्थापन मौजूद हैं तो उसकी मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि उपभोक्ता विकल्प बदल सकते हैं। आय में वस्तु का अनुपात। महंगी वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि उनका खर्च आय का बड़ा हिस्सा घेरता है, जबकि सस्ती वस्तुओं की मांग कम लोचदार होती है। समय अवधि। दीर्घकाल में उपभोक्ता अपने व्यवहार को बदल सकते हैं, जिससे मांग अधिक लोचदार होती है, जबकि अल्पकाल में यह कम लोचदार होती है। उपयोग की विविधता। जिन वस्तुओं के कई उपयोग होते हैं उनकी मांग अधिक लोचदार होती है, क्योंकि उपयोग में वृद्धि से मांग बढ़ सकती है। फिर 21वां प्रश्न है, अल्पकालीन उत्पादन फलन से आप क्या समझते हैं? तो अल्पकालीन उत्पादन फलन एक आर्थिक अवधारणा है जो यह दर्शाती है कि उत्पादन में कुछ कारक स्थिर रहते हैं, जबकि अन्य को बदला जा सकता है। अल्पकाल में आमतौर पर पूंजी, भूमि और तकनीक स्थिर मानी जाती है, जबकि श्रम जैसे चर कारकों में परिवर्तन किया जाता है। इस फलन के अंतर्गत उत्पादन में 3 प्रमुख चरण देखे जाते हैं। बढ़ती उत्पादकता। प्रारंभ में जब श्रमिकों की संख्या बढ़ती है तो प्रत्येक अतिरिक्त श्रमिक से उत्पादन में वृद्धि होती है। स्थिर या घटती उत्पादकता। एक बिंदु पर पहुंचने के बाद उत्पादन में वृद्धि की गति धीमी हो जाती है। नकारात्मक उत्पादकता। अत्यधिक श्रम जोड़ने से उत्पादन कम होने लगता है। ठीक है। अल्पकालीन उत्पादन फलन ह्रासमान प्रतिफलन के नियम को दर्शाता है, जो बताता है कि एक निश्चित सीमा के बाद उत्पादन की वृद्धि धीमी हो जाती है। फिर बच्चों 22वां प्रश्न देखेंगे। 22वां प्रश्न है, एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जहां सभी आर्थिक निर्णय सरकार या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं। इसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग से जुड़ी नीतियां सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं और बाजार शक्तियों की भूमिका सीमित होती है। इस प्रणाली में संसाधनों का आवंटन सरकार द्वारा किया जाता है और निजी स्वामित्व बहुत कम या नगण्य होता है। इसका उद्देश्य समानता, आर्थिक स्थिरता और संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करना होता है। सोवियत संघ, चीन और क्यूबा जैसी अर्थव्यवस्थाएं केंद्रीकृत योजनाबद्ध प्रणाली के उदाहरण हैं। हालांकि इस प्रणाली में नवाचार और प्रतिस्पर्धा की कमी, ब्यूरोक्रेसी और अकुशलता जैसी चुनौतियां भी होती हैं। 23वां प्रश्न है, केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता क्यों कहते हैं? केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है, क्योंकि यह आर्थिक संकट या तरलता की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों को ऋण प्रदान करता है। जब कोई बैंक वित्तीय कठिनाइयों का सामना करता है और अन्य स्रोतों से धन प्राप्त करने में असमर्थ होता है तो केंद्रीय बैंक उसे आपातकालीन ऋण देकर दिवालियापन से बचाने में मदद करता है। इसकी भूमिका के प्रमुख कारण क्या है? तो जल्दी से यहाँ देखेंगे। बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता बनाए रखना। यदि बैंक विफल हो जाए तो इससे पूरी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। फिर है सरलता, संकट से बचाव। जब बैंकों को नकदी की कमी होती है तो केंद्रीय बैंक उन्हें ऋण प्रदान करता है। जनता का विश्वास बनाए रखना। इससे बैंकिंग प्रणाली में जमाकर्ताओं और निवेशकों का भरोसा बना रहता है। अतः केंद्रीय बैंक अंतिम सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और वित्तीय प्रणाली को स्थिर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर बच्चों 24वां प्रश्न है, बजट रेखा क्या है? बजट रेखा क्या है, इसमें परिवर्तन कब होता है? तो बजट रेखा एक ग्राफिकल निरूपण है जो उपभोक्ता की आय और वस्तुओं की कीमतों को ध्यान में रखते हुए दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाती है जिन्हें उपभोक्ता अपनी सीमित आय में खरीद सकता है। यह उपभोक्ता की क्रय शक्ति और बजट सीमा को दर्शाती है। बजट रेखा में परिवर्तन कब होता है? तो बजट रेखा में 2 प्रमुख कारणों से परिवर्तन होता है। आय में परिवर्तन। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो बजट रेखा दाईं ओर स्थानांतरित हो जाती है, क्योंकि अब वह अधिक वस्तुएं खरीद सकता है। आय घटने पर बजट रेखा बाईं की ओर खिसक जाती है। फिर यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो बजट रेखा का सुझाव बदल जाता है, क्योंकि अब उपभोक्ता उसी आय में कम मात्रा में खरीद सकता है। इसी तरह कीमत घटने पर अधिक मात्रा खरीदी जा सकती है, जिससे बजट रेखा का झुकाव बदलता है। फिर बच्चों यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 300 शब्दों में उत्तर देना होता है। बाजार का अर्थ, परिभाषा, तत्वों का वर्णन कीजिए। और
अनादिमान वक्र से आप क्या समझते हैं? सारणी तथा चित्र की सहायता से समझाइए। तो देखिए यहाँ पे मैंने उत्तर जो लिया है वो पहला वाला लिया है, बाजार का अर्थ, परिभाषा, तथ्यों का वर्णन। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, बाजार का अर्थ, परिभाषा, तथ्यों का वर्णन। परिचय, तो पहले बाजार का अर्थ क्या है? परिचय में लिखेंगे, बाजार वह स्थान है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी बिक्री होती है। यह किसी भौतिक स्थान तक सीमित नहीं होता है, बल्कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, व्यापार मेलों और अन्य माध्यमों के रूप में भी अस्तित्व में रहता है। बाजार का क्या अर्थ है? तो अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ उन व्यवस्थाओं से है जहां विक्रेता और खरीदार एक दूसरे के साथ वस्तुओं, सेवाओं या संसाधनों के आदान प्रदान के लिए संपर्क में आते हैं। बाजार केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक प्रणाली है जहां मांग और आपूर्ति के आधार पर कीमतें निर्धारित होती हैं। बाजार की परिभाषाएं, तो पॉल सैमुएल्सन के अनुसार बाजार वह व्यवस्था है जहां खरीदार और विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आकर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय करते हैं। अल्फ्रेड मार्शल ने कहा है, बाजार वह स्थान है जहां किसी विशेष वस्तु का क्रय विक्रय होता है। तो अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार ये बाजार की परिभाषा है। फिर बच्चों, बाजार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो बाजार की कार्यप्रणाली को समझने के लिए इसके निम्नलिखित तत्वों को जानना आवश्यक है। पहला है मांग, जिसको हम बोलते हैं डिमांड, किसी वस्तु या सेवा की उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने की इच्छा एवं क्षमता। फिर बच्चों है आपूर्ति, जिसको बोलते हैं सप्लाई, विक्रेताओं द्वारा किसी वस्तु या सेवा की उपलब्धता। फिर एक क्रेता यानी बायर, जो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है। फिर आता है विक्रेता, सेलर, किसे कहते हैं? सेलर, जो वस्तु और सेवाओं को बेचता है। ये सब बाजार के प्रमुख तत्व हैं। ठीक है। मूल्य निर्धारण, तो मांग और आपूर्ति के आधार पर वस्तुओं सेवाओं की कीमतों का निर्धारण। प्रतिस्पर्धा क्या है? कंपटीशन, विभिन्न विक्रेताओं के बीच ग्राहकों को आकर्षित करने की प्रतिस्पर्धा। निष्कर्ष में लिखेंगे कि बाजार किसी भी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है जो उत्पादन, वितरण और उपभोग को प्रभावित करता है। यह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे स्थानीय बाजार, राष्ट्रीय बाजार, ऑनलाइन बाजार आदि के तत्व इसकी गतिशीलता को संचालित करते हैं और आर्थिक संतुलन बनाए रखते हैं। तो इस प्रकार हमें 300 शब्दों में उत्तर देना है। ठीक है। बाजार का अर्थ और इसकी परिभाषा दो अर्थशास्त्रियों के अनुसार। फिर बाजार के प्रमुख तत्व यहाँ मैंने बताया आपको, मांग, आपूर्ति, क्रेता, विक्रेता, मूल्य निर्धारण, प्रतिस्पर्धा, ये सब बाजार के प्रमुख तत्व हैं। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है बच्चों, जो कि आपको 300 शब्दों में उत्तर देना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए हाँ, तो यहाँ पे मैंने 27वां प्रश्न लिया है। इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले बता चुका हूँ, राष्ट्रीय गणना करके किसी विधि का विवेचना कीजिए। ये नेक्स्ट इसका उत्तर मैं आपको नेक्स्ट जो मॉडल आएगा उसमें भी ये प्रश्न आपको मिलेगा, वहाँ पे मैं इसका उत्तर लिख दूंगा। 27वें का प्रश्न यहाँ पे मैंने जो लिया है, वस्तु व सेवा कर पर एक लेख लिखिए। देखिए आपको 10 नहीं, सिर्फ आप 5 से 6 लॉन्ग आंसर आप तैयार कर लेंगे, वही आपका फंस जाएगा। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको 2 लॉन्ग आंसर बताया, एक आप ये तैयार कर लीजिए, दूसरा वस्तु व सेवा कर पर एक लेख लिखिए। तो वस्तु व सेवा कर पर मैंने यहाँ पे एक लेख लिखा है, इसको आप तैयार कर लीजिए। इसके अलावा 4-5 मैं और आपको बता दूंगा, उन्हीं में से आपका पेपर फंस जाएगा। ठीक है। तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पर लेख है। क्या है? वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में लागू एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है, जिसे 1 जुलाई 2017 में लागू किया गया था। अब ये एमसीक्यूज के लिए भी प्रश्न यहाँ से बनता है कि यहाँ से पूछ लेगा कि जीएसटी कब लागू की गई थी? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। यह एक देश एक कर की अवधारणा पर आधारित है। एक देश एक कर की अवधारणा पर आधारित है और विभिन्न करों को समाहित कर एक एकीकृत कर प्रणाली प्रदान करता है। अब जीएसटी का क्या अर्थ है बच्चों? यहाँ पे तो हेडिंग डाल करके लिखेंगे, जीएसटी के अर्थ को बताएंगे। जीएसटी एक बहुस्तरीय कर प्रणाली है जो उपभोग आधारित कराधान पर आधारित है। इसका भुगतान उपभोक्ता द्वारा किया जाता है, जबकि इसका संग्रहण विक्रेता और उत्पादन द्वारा सरकार को किया जाता है। फिर जीएसटी से पहले की कर व्यवस्था क्या है? तो जीएसटी से पहले भारत में विभिन्न अप्रत्यक्ष कर लागू थे, जैसे उत्पादन शुल्क, सेवा कर, वैट, मनोरंजन कर आदि। इनमें जटिलता अधिक थी और विभिन्न राज्यों में अलग अलग कर प्रणाली होने के कारण व्यापार में कठिनाइयां आती थीं। फिर जीएसटी के प्रकार देखेंगे तो कौन कौन से प्रकार है भाई? सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है। सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी बोलते हैं, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। एसजीएसटी भाई राज्य वस्तु एवं सेवा कर, राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। आईजीएसटी एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, अंतरराष्ट्रीय लेन देन पर लगाया जाता है। यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी में, यानी केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर
केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया जाता है, यूटी जीएसटी। जीएसटी के लाभ क्या है भाई? तो कर प्रणाली की एक सरलता और पारदर्शिता है। कर प्रणाली की सरलता और पारदर्शिता, दोहरे कराधान से मुक्ति, ठीक है, डबल टैक्सेशन से मुक्ति है जीएसटी के लाभ में आता है। राज्यों के बीच व्यापार को बढ़ावा, डिजिटल कर भुगतान की सुविधा, तो ये जीएसटी के लाभ हैं। फिर निष्कर्ष में लिख देंगे, जीएसटी भारत में कर सुधारने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। यह अर्थव्यवस्था को संगठित करने और व्यापार को सुगम बनाने में सहायक सिद्ध हुआ है। हालांकि इससे लेकर कई चुनौतियां भी हैं, लेकिन समय के साथ इसका प्रभाव सकारात्मक देखा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए मैंने पूरा मॉडल पेपर बताया और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए। वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इन सब का उत्तर आपको लर्न करना है और आपके एग्जाम के लिए 4 मार्च के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।